गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली क्लास में देखा था वुडवर्ड फिशर रूल से हम किस तरह किसी भी पदार्थ के लिए लैम्डा मैक्स ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं सैचुरेटेड कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें लैम्डा मैक्स पर किस तरह से किसी भी चीज़ का, सॉल्वेंट का या कॉन्जुगेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कीटोन्स में जो संरचना होती है वो इस तरह से होती है, यानी इसमें सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें ये कक्षक उपस्थित है सिग्मा बंध के। इसी तरह से पाई बंध के कक्षक भी उपस्थित हैं तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा इनमें। और इसमें ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं तो n से सिग्मा स्टार और n से पाई स्टार ट्रांजिशन भी सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशंस हैं उसमें हम जो यूवी विजिबल रेंज में आने चाहिए, उस जैसे सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाने के लिए काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो यूवी रेंज में नहीं आता। इससे ऊपर जब हम जाते हैं इनसे सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, ये सारे यूवी या विजिबल दृश्य प्रकाश वाले रेंज में, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, आते हैं। तो इन पीक्स को हम यहाँ स्टडी आसानी से कर सकते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी संरचनाएं दिखाई गई हैं। ये देखेंगे हम कि सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो इस तरह से एक्स एक्सिस में प्लेन में होता है। पाई है वो एक्स एक्सिस के प्लेन में थोड़ा सा अपर एंड डाउन ये इस तरह से दिखाया जाता है। एन नॉर्मल ऑर्बिटल है जो पी कक्षक है। पी एक्स तो यहाँ पर ऑक्सीजन का बंध बना चुका है। पी वाई ऑर्बिटल या पी जेड ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन पे, जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में पाई स्टार जो हमारा ऑर्बिटल होता है वो पाई बंधी कक्षक है ये, तो यहाँ पर बॉन्ड इस तरह से दिखाया जाता है, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं तो वो उन्हें हम इस तरह से ड्रॉ करके दिखाते हैं। और इसके बाद में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इस तरह से आता है। आपको ध्यान हो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ चुके हैं। तो इनकी जो विभिन्न संरचनाएं हैं इस पर क्या चीज़ डिपेंड करेगी, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर प्रेजेंट है इस जगह पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करे, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और यहाँ जंप करे, तो ये डिपेंड करेगा कि ये आसान है या मुश्किल है। अगर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी संरचना आपस में मिलती है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में है, इसी तरह से सिग्मा स्टार भी एक्स एक्सिस में है। पाई जो ऑर्बिटल है वो एक्स एक्सिस पर है, लेकिन पाई एंटी बॉन्डिंग एक्स से डिफरेंट है। और जो ये ऑर्बिटल है ये पी एक्सिस पर है, इसलिए जो ट्रांजिशन होता है वो सिमेट्रिकली इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की सिमेट्री पर निर्भर करता है कि इनकी जो सममिति है वो कैसी है, वो इस इलेक्ट्रॉन की जंपिंग यहाँ से और अलाउ करेगी कि नहीं, क्योंकि ये ऑर्बिटल, कुछ ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में है, कुछ पी में है और कुछ जेड में है। तो कभी भी पी ऑर्बिटल से एक्स में जंपिंग मुश्किल होती है, बजाय इसके पी से पी में इलेक्ट्रॉन जंप करे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो एन इलेक्ट्रॉन्स है वो पी एक्सिस पर है, और जहाँ उसको जंप करना है पाई स्टार में या सिग्मा स्टार में, वो दोनों एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है। तो हमेशा जो एन से सिग्मा स्टार या एन से पाई स्टार जंपिंग होती है वो सिमेट्रिकली सममिति द्वारा प्रतिबंधित होती है, और इसीलिए इसके लिए जो एप्सिलॉन वैल्यू है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि पीक की जो इंटेंसिटी होती है उसे हम एप्सिलॉन से नापते हैं। तो जो सिमेट्रिकली अलाउड नहीं है, जैसे एन से यहाँ या एन से पाई स्टार में, उसके लिए हमें एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत कम मिलती है। चलिए कार्बोनिल समूह की बात करते हैं हम। यहाँ से आगे हम कार्बोनिल समूह पर उसकी जो पीक है उसकी शिफ्ट हमने पढ़ी थी, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट्स। तो वो ये डिपेंड करती है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो किस एनवायरनमेंट में है। तो हम कार्बोनिल के केस में देखते हैं, कार्बोनिल जब किसी ध्रुवीय या अध्रुवीय विलायक में उपस्थित होता है तो उसकी पीक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब क्योंकि कार्बोनिल है, अगर विलायक ध्रुवीय है, फॉर सपोज वाटर, और हमारा कार्बोनिल है,
तो इसके जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो इस हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होता है, जो ये n इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे बंध की वजह से। तो जो ये यहाँ पर n जो ऑर्बिटल है ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कुछ स्थायित्व ग्रहण करके कुछ कम ऊर्जा का हो जाता है। इसकी वजह से अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पाई स्टार में जंप करना है, तो क्योंकि ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, इसकी एनर्जी का डिफरेंस बढ़ जाएगा और ये हमें फिर क्या करेगा, ब्लू शिफ्ट या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट दिखाएगा। यानी जो इसकी ग्राफ में पीक यहाँ आनी चाहिए थी, अगर विलायक ध्रुवीय है तो n के कम ऊर्जा के हो जाने की वजह से ये पीक यहाँ पर यानी लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ब्लू शिफ्ट दिखाएगी। जबकि अध्रुवीय विलायक जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, वो उसकी नॉर्मल पोजीशन ये है। तो ये जो ऊर्जा का अंतर है ये कम है, इसलिए ये कम ऊर्जा से ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। जबकि ध्रुवीय विलायक में अब ऊर्जा की आवश्यकता अधिक हो जाती है, इसलिए हमें ब्लू शिफ्ट मिलता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उन पर जो और ग्रुप अटैच्ड हैं, ये हमने बात करी थी विलायक की। अब इसके आगे हम चलें तो जो कीटोनिक समूह है उस समूह पर यदि इधर की तरफ कोई और ग्रुप अटैच्ड है, उसका भी इसकी जो पीक है उस पर असर पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं n से पाई स्टार जो है वो उस पर वर्णवर्धक प्रभाव किन किन समूहों का पड़ रहा है। एक्चुअली जो एसिटल्डिहाइड है उसकी पीक यहाँ आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप उपस्थित है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले रहा है, तो ऐसे में पीक लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स इतने आसानी से जंपिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या वो पीक है वो ब्लू शिफ्ट दिखाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा समूह प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह है, तो वो हमेशा पीक को लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता जाएगा। कुछ ऐसे समूह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स रखते हैं, तो ऐसे केस में वो हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट दिखाता है। यहाँ देख सकते हैं हम एसीटोन के लिए पीक यहाँ पर है, लेकिन अगर उस पर मिथाइल या इथाइल समूह प्रेजेंट हो गया है तो उसकी पीक शिफ्ट हो जाएगी संतृप्त केस में। अब हम नेक्स्ट देखें अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्फ़ा बीटा स्पेशली। तो जो कीटोन हैं उनके जस्ट यहाँ पर अगर कोई और अनसैचुरेशन लगा हुआ है तो ये कहलाती है इस कार्बन के रेफरेंस में अल्फ़ा पोजीशन, और ये कहलाएगी बीटा पोजीशन इस कीटोनिक कार्बन के रेफरेंस में। तो इस तरह के कॉन्जुगेशन से या अनसैचुरेशन से बॉन्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम पहले देख चुके हैं ये चीज़ कि जब इथिलीन का हमने देखा था तो हमें इस तरह से दो कक्षक मिले थे जिनमें ऊर्जा का अंतर ये था, लेकिन जब हमने ब्यूटाडाइन में देखा तो हमें इस तरह से 4 कक्षक मिले, यानी इन दोनों कक्षकों के बीच की जो दूरी है वो कम होती जाती है जैसे जैसे हम संयुग्मन की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्जुगेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स में अगर संयुग्मन उपस्थित हो जाता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं मिथाइल विनाइल कीटोन में, इस कीटोन से जस्ट यहाँ पर कॉन्जुगेशन उपस्थित है, तो ये कॉन्जुगेशन की वजह से जो पीक है वो हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जाती है। इसी तरह से यहाँ पर ये अगर कॉन्जुगेशन अल्फ़ा कार्बन पर प्रेजेंट है तो आप देख सकते हैं पीक हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। अब हम देखते हैं पराबैंगनी या दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के। इससे पहले मैं आपको उसका इंस्ट्रूमेंटेशन समझा देना चाहती हूँ कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे काम करता है। हम किसी भी पदार्थ को एक कांच की चौकोर ट्यूब में लेते हैं जिसे हम कविट कहते हैं। इसमें हम वो पदार्थ का विलयन या पदार्थ का किसी भी जल में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में विलयन बनाकर इसमें रख लेते हैं। हम यहाँ पर हमारा प्रकाश का सोर्स होता है जो लाइट डालता है। कौन सी लाइट? यूवी और दृश्य प्रकाश। इस प्रकाश को हम 2 स्लिट में से गुजारते हैं। 2 स्लिट में से गुजारने के बाद उसको हम इस पर डलने देते हैं। इन दोनों स्लिट में बीच में छेद होता है जिससे प्रकाश सेलेक्ट होकर के जा सकता है। इन स्लिट का काम क्या होता है? पहली स्लिट होती है वो सेलेक्ट करती है कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही उस पर गिरे।
जैसे 200 से लेके 800 तक में, 200 से 250 तक। और अब जो मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आ रहे हैं उनमें तो 1 नैनोमीटर, 201 गिरेगी, 202 गिरेगी, 203 गिरेगी, इस तरह से वेवलेंथ इस पदार्थ पर गिरती रहती है। इस स्लिट का काम होता है किसी भी तरंग को प्लेन पोलराइज करना। व्हाट इज़ प्लेन पोलराइजेशन? कि तरंग जो है उसके साथ में 2 वेक्टर चलते हैं। ये तरंग चल रही है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर एक वेक्टर और चलता है, यानी ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रिक वेक्टर चल रहा है तो इधर एक मैग्नेटिक वेक्टर वेव के साथ में इसके लंबवत चलता रहता है। तो जो स्लिट है उसमें गुजारने के बाद में ये दोनों वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। पहले ये तरंग के साथ में एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, लेकिन स्लिट में से निकाला तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे पटरी की तरह से, और फिर ये लाइट कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का पदार्थ पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जब ये एक ही दिशा में चलेंगे तो इनका पदार्थ पर प्रभाव है वो एक जैसा पड़ेगा। तो हम 2 स्लिट में से गुजारते हैं। पहली स्लिट करती है उस वेवलेंथ को, उस तरंग दैर्ध्य को प्लेन पोलराइज, एक ही प्लेन में कर देती है। फिर उसके बाद दूसरी स्लिट का काम होता है सेलेक्ट करना। एक एक करके तरंग दैर्ध्य उस पर गिरती रहती है। अब वो पदार्थ किसी एक विशेष तरंग को अवशोषित करता है। इसमें पदार्थ है, यहाँ लाइट सोर्स है, यहाँ 2 स्लिट हमने लगा दिए हैं जो इस पर से प्रकाश जा रहा है, और फिर इसके बाद जो बाहर प्रकाश निकलेगा कुछ मात्रा में ये पदार्थ अवशोषित कर लेगा। बाहर जो प्रकाश निकला है उसको हम फिर रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें वो ग्राफ पर एक चार्ट की तरह इस तरह से पीक्स हमें मिल जाती हैं। अब इन पीक्स में से कोई भी पीक ऐसी हो सकती है जो पदार्थ जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरह से हमें मिलता है ग्राफ, जहाँ वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसको हम कहते हैं उस पदार्थ की लैम्डा मैक्स, जो निकल के इस ग्राफ से इंस्ट्रूमेंट से हमें मिल जाती है। तो इसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं? यूवी विजिबल लाइट से हम क्या क्या कर सकते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।